लोगों ने खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के चैप्टर में पढ़ा था खनिज किसे कहते हैं, खनन क्या है, उत्खनन क्या है, खनिज के प्रकार क्या है और खनिज के स्रोत परंपरागत और अपरंपरागत या गैर परंपरागत। परंपरागत में हमने देखा था, अगर बात करते हैं कोयला है और कोयला है, पेट्रोलियम है, ये चीज परंपरागत है। और गैर परंपरागत में क्या आते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन चक्की, पवन ऊर्जा, ये सब आपके गैर परंपरागत में आते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे लौह खनिज, ठीक है, इसे नोट करते हुए चलना तुम लोग। लौह खनिज किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो आपके बुक में है, धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य की 3/4 भाग का योगदान लौह खनिज कहलाता है। लौह खनिज कौन से खनिज होते हैं, जो कठोर होते हैं और जिनका प्रयोग सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, वो लौह खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन, मैंने धात्विक अधात्विक पढ़ाया था, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जो साफ किए जाते हैं, अधात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनको हम साफ, जैसे कोयला है उसको वैसे ही यूज करते हैं, वो अधात्विक है। सोना चांदी है ये धात्विक है, यानी इसको हम साफ करके यूज करते हैं। धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन, धात्विक खनिज कौन सी, धातुओं वाली, धातुओं में जैसे चांदी, सोना, ये सब जो चीजें हैं, अगर हम देखते हैं चांदी, सोना, लोहा, ये धात्विक खनिजों में आता है। तो धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान लौह खनिज में होता है। इसमें जितनी भी लौह खनिजें होती हैं उसमें 3/4 भाग सिर्फ किसका है, लौह खनिजों का। सारी खनिजों में 3/4 भाग लौह खनिज का। जैसे केक बनता है ना, केक में सबसे ज्यादा मटेरियल किसका होता है, क्रीम का। क्रीम की डिजाइन बनाई जाती है, क्रीम से सब कुछ किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली मैटर सिर्फ किसका होता है, क्रीम का होता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बताती हूँ कि खनिजों में सबसे ज्यादा कौन सी खनिज होती है, लौह खनिज होती है, जो मजबूत फॉर्म में होती है। अब देखो लौह अयस्क क्या है, लौह खनिज समझ में आ गया, लौह अयस्क क्या है, ठीक है। लौह अयस्क यह एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास का आधार है। अयस्क पढ़ाया था उस दिन, कच्ची धातु में, तो खनिज पढ़ा था उसमें लौह लग गया। अयस्क में कच्ची धातुएं ये भी होती है, लेकिन लौह खनिजों की तरह ये लौह अयस्क भी कच्ची धातुएं होती हैं, लेकिन ये किसको बनाती है आगे चल के, लौह खनिजों को बनाती है। अब देखो अलौह खनिज कौन सी होती है, अलौह खनिज कौन सी होती है। अलौह खनिज में भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। अलौह खनिजों में सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें तांबा, बॉक्साइट, ये अलौह खनिजों में सबसे मुख्य है। सीसा भी ले सकते हो, बॉक्साइट, ठीक है, ये अलौह खनिजों में आता है। अब तुम तांबे से या बॉक्साइट से या सीसे से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनें तो बनाई नहीं जा सकती, तो ये लौह नहीं है, ये क्या है, अलौह खनिजें हैं। ये मजबूत फॉर्म में तो होती है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं होती कि सोने की मशीनें जैसे बनाई जा सके। अगर मैं बात करूं तांबे की मशीनें बना दी जाए, बॉक्साइट की मशीनें नहीं, मशीनें तो बनेंगी, किसकी बनेगी, लोहे की ही बनेगी, तो लौह खनिजों में वो आता है। अब देखो इसमें जो तुम्हारी आता है अधात्विक खनिजें, मैं पढ़ा चुकी हूँ, कौन सी खनिजें हैं, जिन्हें हम साफ नहीं कर सकते, जिन्हें हम उसी तरह प्रयोग में लाते हैं। अब देखो अभ्रक एक ऐसी खनिज है जो कौन सी है, अधात्विक। भारत में जो अगर बात करते हैं खनिजों में सबसे ज्यादा कौन सी खनिज प्राप्त होती है धातुओं में, तो वो धातु है अभ्रक। भारत में 1 नंबर पे जो धातु आती है वो है अभ्रक, ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना। हाँ, अभ्रक आती है। अब देखो अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों तथा प्रतरण क्रम में पाया जाता है, यानी प्लेट्स में, परतों में। अभ्रक कैसे पाया जाता है, परतों में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक कैसे कैसे हो सकते हैं, काले, हरे, लाल, पीले और भूरे रंग के भी अभ्रक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम देखते हैं कि चट्टानी खनिज कौन सी होती है, चूना पत्थर, चट्टानी खनिज, चट्टान वो किस फॉर्म में, वो धातु के फॉर्म में नहीं होती। जो खनिज है वो धातु के फॉर्म में, चूना पत्थर धातु के फॉर्म में तो होता नहीं है,
वो होता तो चूना पत्थर है, और चूना पत्थर तुम्हें हाथ में लेके समझ में आ जाता है कि ये क्या है, चूना पत्थर है, चट्टान है, एक तरह की कोई चट्टान का टुकड़ा है, वो तुम्हें लगता है। तो ये खनिज कौन सी है, चट्टानी खनिज है, जिसमें चूना पत्थर आते हैं, चट्टानी खनिज। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसमें चूना पत्थर। ठीक है, अब आगे देखते हैं खनिजों का संरक्षण। आज तक हमने जितने भी संसाधन पढ़े हैं, चाहे जल संसाधन हमने पढ़े हैं, चाहे वन्य संसाधन हमने पढ़े हैं, सारे संसाधनों का संरक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संरक्षण के बिना हम खनिजों को बचा, इतनी नहीं है खनिज कि हम इसको वेस्ट करते जाएं और हमें प्राप्त होती जाएगी, इनका भी हमें क्या करना पड़ेगा, संरक्षण। और इस संरक्षण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जिसे कह सकते हो इनलीगल खनन को, यानी गैर कानूनी खनन है, उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि गैर कानूनी खनन की वजह से बहुत ज्यादा मटेरियल निकाला जाता है और उसको गलत तरीके से यूज किया जाता है। और जो गैर कानूनी खनन होते हैं उसमें जितने भी सरकारी रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनका पालन नहीं किया जाता, यानी कि नुकसान भी किया जाता है, एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए खनिजों का संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो धातुओं का सही से प्रयोग करना है, जितनी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं उतना ही खनन किया जाए, और गैर कानूनी खनन को रोकना होगा। तो खनिज संरक्षण समझ में आया? खनिज संरक्षण क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इनलीगल खनन को रोकना, हाँ, गैर कानूनी खनन को हमें रोकना है और धातुओं का सही मात्रा में प्रयोग करना है। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया यहाँ पे खनिज। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन क्या है, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब सुना है ना। इनसे जो ऊर्जा क्या है, एनर्जी, और उस एनर्जी का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, नहीं करते एनर्जी का प्रयोग, करते हैं। तो ऊर्जा संसाधन प्राय सभी क्रियाकलापों के संचालन हेतु ऊर्जा आवश्यक है। सारे काम करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा लगती है। मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये भी मेरी ऊर्जा है, मेरे अंदर ऊर्जा है, इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ा पा रही हूँ। तो इसी तरह किसी भी अगर मैं बात करूँ, कोई मशीन है या कोई भी चीज है, उसमें भी क्या लगनी चाहिए, जब तक ऊर्जा नहीं होगी वो काम नहीं करेगी। तो ऊर्जा संसाधन अलग है और खनिज संसाधन अलग है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ऊर्जा संसाधन क्या है, जैसे प्राय सभी क्रियाकलापों के संचालन हेतु ऊर्जा आवश्यक है। खाना पकाने, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन, उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की काफी जरूरत पड़ती है। अब अगर मैं बात करूं ऊर्जा का उत्पादन किससे हो सकता है, तो ईंधन खनिजों से ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, जैसे पेट्रोलियम गैस है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखते हैं कोयला है, यूरेनियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब किसमें आती है, ऊर्जा संसाधन में आती है। तो खनिज संसाधन अलग है, ऊर्जा संसाधन अलग है। ऊर्जा एनर्जी है एक तरह की, जिसके जरिए हम काम को अपने कर सकते हैं। ठीक है, गाड़ी तब तक खड़ी रहेगी जब तक उसमें पेट्रोल डाल के उसको चलाया नहीं जाएगा, वो तो खड़ी रहेगी ना। तो जब तक ऊर्जा नहीं लगाई जाएगी वो नहीं चलेगी। अगर मैं बात करूं इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था, खनिज संसाधन क्या है, तो खनन करके जो धरातल के नीचे से निकाला जाए वही क्या है, खनिज है। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। ऊर्जा संसाधन में अगर हम देख सकते हैं तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है, वही चीज है जो खनिज के स्रोत थे। यहाँ पे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं आपके कोयला, ठीक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। ये कोयला और पेट्रोलियम जो है ये ऊर्जा के लिए हम बहुत पुराने समय से इसको यूज करते चले आ रहे हैं। अगर हम नवीनतम बोले तो क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि गैर परंपरागत या नवीनतम में परमाणु या आणविक ऊर्जा, अगर हम कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा, जिस ऊर्जा को हम बना रहे, परमाणु ऊर्जा कुदरत ने तो नहीं दी हमको, परमाणुओं की खोज हमने की, उसको हमने बनाया, तो वो परमाणु ऊर्जा में, तो वो हमने बनाया, वो गैर परंपरागत है। परंपरागत कोयला और पेट्रोलियम है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इन सब चीजों को कुदरत ने, तो मैं ये नहीं कहती कि पवन और सूरज कुदरत की देन है, कुदरत की देन है, लेकिन इसको हमने सही से प्रयोग करना, हमने उसको प्रयोग के लिए बनाया। कोयले को हमने प्रयोग के लिए नहीं बनाया, कोयला तो हमें बनाया मिला है, हमने सिर्फ उसको प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखो ऊर्जा संसाधन का संरक्षण कैसे करना होगा, उसे अच्छे से यूज करें, सही से। पहली बात तो संरक्षण क्या होता है, हम किसी भी चीज को बचाएं,
और बचाने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि उसको सही से प्रयोग करें, तभी वो बचेगी, अन्यथा वो नहीं बचेगी और हमारी आगे आने वाली जनरेशन को वो नहीं मिलने वाली। तो चाहे ऊर्जा संसाधन में हम देखते हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो चाहे पवन ऊर्जा हो, हमें इनको सही से प्रयोग में लाना होगा। कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको भी, ताकि आगे आने वाली जनरेशन इस कंडीशन में ना पहुंच जाए कि पेट्रोलियम उनको प्राप्त हो ही ना, क्योंकि गैर परंपरागत स्रोत तो हम बना ले रहे हैं ऊर्जा के संसाधन जो है, लेकिन जो परंपरागत संसाधन है ऊर्जा के, उनको हम बना नहीं सकते। वो तो एक लंबा टाइम लगता है ना, प्रकृति का उसी से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो गया है, जिसमें हमने कल भी पढ़ा था बहुत कुछ और आज ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है।